हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं लर्नर्स पॉइंट के इस चैनल पे। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग इडियम फ्रेजेस को देख रहे थे, उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे और नए नए इडियम को सीखेंगे। लास्ट क्लास में जो कुछ भी हम लोग इडियम देख रहे थे उसमें हम बताए थे कि नाउन एज अ पेयर आएगा, यानी आपको हर जो नाउन रहेगा वो दो बार दिखेगा या फिर पेयर में ही दिखेगा। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज लगभग 50 तक हम लोग इडियम को देखने वाले हैं। तो जल्दी से पेन पेपर के साथ आप बैठ जाइए, कॉपी रख लीजिए आपने सामने और सेशन को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से सबको जुड़ जाइए और उसके बाद आज के जो पाठशाला है हमारा, आज की जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, तो फिर से एक बार गुड इवनिंग सभी को और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले 19 नंबर के हम लोग जो इडियम लिखा हुआ उसको समझेंगे, उसके मीनिंग को जानेंगे। तो क्या लिखा हुआ? ऑड्स एंड एंड्स। इसका मतलब होता है स्ट्रे आर्टिकल्स। ऑड्स एंड एंड्स का मतलब जो आर्टिकल्स या जो वस्तुएं आपकी बिखरी पड़ी है, इधर उधर आप उसको बिखेर करके रख दिए हैं, तो वैसे आर्टिकल्स को क्या बोलेंगे, किस सिचुएशन में पड़ा हुआ? ऑड्स एंड एंड्स। तो वेरियस ऑड्स एंड एंड्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर। मतलब बहुत सारे आपके घर में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो फ्लोर के ऊपर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। या यदि आप अपने बैचलर लाइफ में रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऐसे जो रूम होता है, ऐसे जो बैचलर का जो रहने का जगह होता है, वहां पे ऐसे ही किचन वाले पार्ट यदि बोला जाए तो किचन वाले पार्ट थोड़ा सा बिखरा हुआ ही रहता है। तो आप वैसे क्या बोलेंगे? ऑड्स एंड एंड्स। तो वेरियस ऑड्स एंड एंड्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर। इधर उधर बहुत सारे वेरियस वस्तुएं पड़ी हुई है, अलग अलग। वेरियस का मतलब बहुत सारे अलग अलग, वेरियस का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग तरीके के। और स्ट्रे का मतलब बिखरा हुआ और आर्टिकल का मतलब वस्तु। आर्टिकल का मतलब वस्तु, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल्स है तो यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग वस्तुएं, बहुत सारे सामान। वेरियस का मतलब बहुत, ठीक है, वेरियस का मतलब बहुत। तो इस तरीके से हम लोग ऑड्स एंड एंड्स का मतलब हो गया इधर उधर बिखरे पड़े वस्तुएं। 20 नंबर के जो आर्टिकल्स आपके सामने वो है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड का पार्सल का मतलब हो गया एन इसेंशियल पार्ट। जो मुख्य पार्ट है, जो आपके लिए सबसे अहम पार्ट होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। अहम पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट एंड पार्सल। मुख्य पार्ट, इसेंशियल का मतलब मुख्य, ठीक है, मुख्य, महत्वपूर्ण वाला। जैसे वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। यस, जो भी अभी जो यूथ है, जो युवा है, आने वाली जो जनरेशन है, वो हमारे देश के लिए कैसा है? पार्ट एंड पार्सल, बहुत ज्यादा इसेंशियल, बहुत ज्यादा इसेंशियल। आपके लिए पढ़ाई क्या है? पार्ट एंड पार्सल। आपके लिए आपकी मेहनत क्या है? पार्ट एंड पार्सल। आपके लिए एक जो हेल्दी फूड है वो क्या है? पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल क्या बोलेंगे? जो इसेंशियल पार्ट होगा, मुख्य पार्ट होगा, महत्वपूर्ण पार्ट होगा, अहम पार्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे? पार्ट एंड पार्सल। 21 नंबर आपके सामने है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब जो आपके फायदे के लिए हो, नुकसान के लिए हो। प्रोस मतलब आपके साथ, कॉन्स का मतलब आपके विपक्ष वाले, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब जो आपके भलाई के लिए, ठीक है, आपके भलाई या फिर बोल सकेंगे कि आपके पक्ष में जो, और डिसएडवांटेज में जो आपके बुराई के लिए या फिर बोल सकेंगे कि आपके विपक्ष में जो। और इन दोनों को आप क्या बोलेंगे? प्रोस एंड कॉन्स। जैसे हर पार्लियामेंट में आप सुने होंगे ना कि पार्लियामेंट में जो सत्ताधारी दल होते हैं और विपक्ष के दल जो होते हैं, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? प्रोस एंड कॉन्स। हर एक पॉलिसी में, हर एक काम में प्रोस एंड कॉन्स होता है। कुछ पार्ट उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पार्ट उसके एडवांटेज वाले होते हैं, तो कुछ पार्ट आपके डिसएडवांटेज वाले होते हैं। जैसे आप मोबाइल देखते होंगे तो मोबाइल में भी प्रोस एंड कॉन्स वाली सिचुएशन है। मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज आप अच्छाई के लिए भी करते होंगे और बहुत ज्यादा यूज लोग इसको गलत तरीके के लिए भी कर लेते हैं। तो वहां पे उसके जो यूज है उसमें क्या है? प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष या भलाई या बुराई वाली बात। जैसे ऑलवेज पे हीड टू द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर डूइंग समथिंग। कुछ भी करने से पहले उसके जो आपको एडवांटेज वाले पार्ट या डिसएडवांटेजेस वाले जो पार्ट है उस पर ध्यान दे लेनी पड़ेगी। उस पर आपको ध्यान फोकस कर लेना चाहिए कि इसको करने से क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। तो इसको बोल सकते हैं कि फायदा या फिर नुकसान। फायदा, और इधर में आप बोल सकते हैं इसको नुकसान। फायदा और नुकसान दोनों चीजों को आप क्या बोलेंगे? प्रोस एंड कॉन्स। हर जगह पे ऐसा सिचुएशन होता है, हर जगह पे ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, हर एक चीज में। उसके बाद है 22 नंबर द रैंक एंड फाइल।
द रैंक एंड फाइल आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान में एकदम चिपका ही देना है, क्योंकि ये ना एक ट्रेडिशनल और ऑफिशियल इडियम है। क्योंकि रैंक एंड फाइल मतलब हो गया जो कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, और ऑफिस में जो बॉस होता है या बॉस हमेशा इन सारी चीजों का यूज करता है, उसका ध्यान हमेशा रैंक एंड फाइल पे, मतलब हर कॉमन पीपल पे होता है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन पीपल। द रैंक एंड फाइल कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। जो कॉमन पीपल है वो इन सारे बदलाव को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंस यहाँ पे हम लोग इसको देखें। उसके बाद 23 नंबर में विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन, बिना कोई वैलिड रीजन का, बिना कोई पुख्ता सबूत का, इसी को बोलेंगे विदाउट राइम और रीजन। बिना पुख्ता सबूत का, जैसे ख्याल मतलब कुछ भी जो बोलते हैं ना कि कुछ भी लेकर के लोग बोल देते हैं, तो उसी को बोलेंगे बिना पुख्ता सबूत के। ठीक है, तो ऐसे चीज को आप क्या बोलेंगे? विदाउट राइम और रीजन। ठीक है, विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट वैलिड रीजन। ही क्वारल्ड विथ मी विदाउट राइम और रीजन। बिना कोई सबूत, बिना कोई फसूद के वो हमसे क्या करते रहते हैं? झगड़ा करते रहते हैं। तो उसी को बोलेंगे कि ही क्वारल्ड विथ मी विदाउट राइम और रीजन। तो आप अपने घर में जैसे अपनी सिस्टर के साथ, अपने छोटे भाई के साथ लड़ाई झगड़ा जो होते रहता है ना, नोक झोंक वाली बात, तो उसमें कोई भी वैलिड रीजन नहीं होता है, कुछ भी लेकर के लोग बस थोड़ा सा तू में हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो झगड़ा कर रहा है। कैसे? विदाउट राइम और रीजन। नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है रूट एंड ब्रांच। क्या लिखा हुआ है? रूट एंड ब्रांच। यस, बोलिए रूट एंड ब्रांच। लिख भी लीजिए या रूट एंड ब्रांच का मतलब कंप्लीटली। देखिए ये पेड़ है ना, ये यहाँ पे हम क्या बनाए? यहाँ पे ये पेड़ बनाए। ठीक है, ये पेड़ बना दिए। अब पेड़ में ये क्या हो गया? रूट हो गया। और ब्रांच इसका कहां पे हो गया? यहाँ पे। तो रूट से लेकर के ब्रांच तक जाएंगे, इसका मतलब पूरी तरीके से उस पेड़ के हर पार्ट को आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब एकदम जड़ से लेकर के तन तक। ठीक है, और उसे बोलेंगे कंप्लीटली। उसे क्या बोलेंगे अब? कंप्लीटली, पूरा, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो वैसे चीज को बोलेंगे रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच, जड़ से लेकर के तना तक। Our leaders are bent upon eradicating communalism, root and branch. हमारे जो लीडर्स हैं bent upon मतलब पूरी तरह से तुल गए हैं। किसको क्या चीज पे तुल गए हैं? इरेडिकेटिंग करना मतलब खत्म करना। इरेडिकेट करना मतलब खत्म करना। ठीक है, खत्म करने पर किसको? कम्युनलिज्म को। एक जो सिद्धांत है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को किस चीज को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। किस तरीके से? रूट एंड ब्रांच मतलब पूरी तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूरी तरीके से। पूरे तरीके से ना। तो जब भी आप कोई भी चीज को पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच। जैसे इस पूरे आज ना आपको पूरा इडियम को क्या करना है? लर्न कर लेना। तो क्या बोलेंगे कि मुझे इसको पूरी तरीके से रूट एंड ब्रांच करना है। ठीक है, इसके कंप्लीट लर्न करना है। 25 नंबर आपके सामने वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का मतलब हो गया कि वो तरीका जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, वो तरीका जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर मेथड्स बोल सकते हैं इसके लिए, तरीका। या फिर तरीका किसके लिए? रेजिंग मनी, मनी बनाने के लिए, मनी कमाने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के, पैसे अर्न करने के। जैसे कंसीडर द वेज एंड मीन्स फॉर कैरिंग आउट द प्लान। जो प्लान है उसको कैरी करने के, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? मेथड ढूंढना है, उसको उसके मेथड्स को क्या करना है? ढूंढना है। और आप बोल सकते हैं कि जो आपके कुछ भी तरह का आप काम करते होंगे, टीचिंग करते होंगे, तो बोल सकते हैं कि टीचिंग इज माय वेज एंड मीन्स। ठीक है, टीचिंग आपके लिए क्या है? साधन है। किस तरीके का साधन है? वो अर्निंग का। या आप बोल सकते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग वाला वर्क कर रहे हैं, आप मैकेनिक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैकेनिक जो है हमारे लिए क्या है? वेज एंड मीन्स। तो इसका दो मतलब हो गया, एक मेथड मतलब साधन, और दूसरा हो गया पैसे कमाने के साधन। पैसे कमाने के साधन भी, और एक नॉर्मल साधन। नॉर्मल साधन जो भी तरीके होंगे उससे अब क्या बोलेंगे? वेज एंड मीन्स। 26 नंबर आपके सामने है रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से तबाह कर देना। देखो तबाह होता है, लेकिन तबाह होता है ना पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर देना। मतलब वहां पे जब आप जाएंगे ना उस स्पॉट पे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे पहले कुछ था भी। तो उस तरीके से तबाह कर रहे हैं, तो बोलेंगे
क्या बोलेंगे, रैक एंड रूइन, अटर डिस्ट्रक्शन। देखिए डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया तबाही, और अटर का मतलब वैसे तो बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अटर ना इसके डिग्री को बढ़ा रहा है, और पूरी तरह से इसको यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से किसी को हम लोग तबाही कर रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रैक एंड रूइन। जैसे द होल बिल्डिंग हैज गॉन टू रैक एंड रूइन, जो पूरा बिल्डिंग था उसे क्या कर दिया गया, आप बोलेंगे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से रैक एंड रूइन का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से, कंप्लीटली, या फिर अटर डिस्ट्रक्शन। 27 बोल सकते हैं सीप एंड गोट। सीप एंड गोट का मतलब होता है अच्छी और बुरा, मतलब खराब, गुड एंड इविल, जो आपके लिए अच्छे भी हो और जो आपके लिए क्या हो, खराब भी हो, आपके हमेशा आपके नेगेटिव चीजों के लिए, आपके नुकसान के बारे में सोच रहा हो, तो उसे बोलेंगे आप इविल। तो सीप एंड इविल का मतलब अच्छा और खराब दोनों। जैसे वन हु टेक्स सीप एंड गोट विद एन इक्वल माइंड इज अ बैलेंस्ड मैन। जो व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों को एक साथ देखता है, एक साथ इक्वल माइंड से सोच पाता है, उसके ऊपर दोनों को मिला जुला करके काम करता है, वही व्यक्ति जीवन में क्या कहलाता है, बैलेंस्ड मैन कहलाता है। वो अपने लाइफ में हमेशा एकदम से सटीक व्यक्ति, बोल सकते हैं कि सटीक व्यक्ति बन जाता है। हर जगह पे वो अपने आप को फिट रख पाएगा, वो कभी भी इधर उधर से मतलब स्ट्रेबल नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सीप एंड गॉड का मतलब हो गया अच्छा और बुरा दोनों। 28 नंबर आपके सामने है सम एंड सब्सटेंस। क्या है, बोलिए, सम एंड सब्सटेंस, लिखिए भी, सम एंड सब्सटेंस, यस, सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब हो गया सेंट्रल आइडिया। आप कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, इधर उधर से एकदम बोलते हैं ना कि बीटिंग अबाउट द बुश। देखिए यहां पे हो गया सम एंड सब्सटेंस, और दूसरा लिखते हैं आपके सामने बीट, बीएटी, बीट अबाउट। आप भी ऐसे ही बोल बोल के लिखेंगे, बीईएटी, बीट, एबीओयूटी, अबाउट, बुश, बीयूएसएच, बुश। ऐसे क्या फायदा होता है पता है, जब ऐसे बोल बोल करके आप लिखेंगे ना, तो आप में एक जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें ये सारी चीजें सेट होते जाता है। आप एक बार ना कपिल शर्मा एट कौन बनेगा करोड़पति, उस वाले एपिसोड को देखिएगा। तो अमिताभ बच्चन एक क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन का शायद आंसर कपिल शर्मा भी नहीं जान रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि जैसा कि मेरी सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये कहने के लिए बोल रहा है कि आंसर यही होगा, और जब वो आंसर क्लिक करता है तो आंसर सही भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड भी आपको बहुत जगह पे हेल्प करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड कब काम करेगा, जब आप ना बोल बोल करके लिखेंगे, इसलिए इसको बोल बोल करके लिखिए, ठीक है सर। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि जब आप बातें घुमा फिरा करके बोलते हैं, ठीक है, जैसे डायरेक्टली ना बोल करके कैसे बोले, आप बात को घुमा फिरा करके, ठीक है, घुमा फिरा करके कहना। और इसी का जो सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सम एंड सब्सटेंस, तो घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। और सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो गया सेंट्रल आइडिया, जो तुरंत से एकदम जो मेन फोकस वाली बात है उसी के बारे में बात करना। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच इज दैट ऑन कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट हार्ड वर्क। जो उसके स्पीच का सेंट्रल आइडिया था वो क्या था कि प्रोग्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। यानी बिना हार्डवर्क के, विदाउट हार्डवर्क हम लोग अपनी जो बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस पे काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो वही बात हुआ कि उसकी जो स्पीच का जो सम एंड सब्सटेंस था, सेंट्रल आइडिया था, वो क्या था कि हम लोग को प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद है वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर का मतलब हो गया इंजरी कॉज्ड बाय यूज। जब आप किसी भी चीज का यूज करते करते बार बार उसका उपयोग कर रहे हैं और वो टूट जाए, फट जाए, खराब हो जाए, तो उसे आप बोलेंगे वेयर एंड टियर। जब आप पहनेंगे तभी वो चीज टूटेगा। यहाँ पे वेयर का मतलब हो गया पहन। इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए आपके सामने कोई एक नया कपड़ा है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, उसको पहन नहीं रहे, क्या वो कपड़ा फटेगा? बोलेंगे कैंची से काट देंगे। अरे बेवकूफ, उसको कैंची वगैरह से काटने का नहीं था, उसको बस रख दीजिए नए कपड़े को ला करके अपने अलमारी में, हाँ, जहां पे चूहा भी ना जा सके, तो क्या वो अपने आप फट जाएगा? अब बोलेंगे कैसे फटेगा, ऐसा थोड़ा ना कोई चीज है। फटेगा कब, जब उसको डेली आप यूज करेंगे, पहनेंगे, तभी तो वो चीज आपका फट पाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब आप उसको यूज करेंगे, वेयर करेंगे, तभी वो क्या होगा, टियर होगा। टियर का मतलब
कटना, फटना, टूटना, आप इसको जो लिख सकें, ठीक है। एन इंजरी कॉज बाय यूज करने के बाद जो चीजें नुकसान हो जाती है, इंजरी का मतलब हो गया नुकसान होना, तो उसी को बोलेंगे वियर एंड टियर। तो दिस कार विल स्टैंड अ वियर एंड टियर ऑफ 5 years। 5 साल का यूज करने के बाद कार कैसा हो जाएगा, तो बोलेंगे वियर एंड टियर हो जाएगा, मतलब यूज करने के बाद टूट जाएगा, फूट जाएगा, जो बोल सके आप कार के लिए। उसके बाद 30 नंबर आपके सामने विल एंड ओ। विल एंड ओ का मतलब होता है जॉय एंड सोरो, खुशी और साथ में दुख। क्या ऐसी कोई बात हो सकता है जिसमें आपको खुशी भी मिले और साथ में दुख भी मिले? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन सी बात है जिसमें आपको एक तरफ से खुशी भी मिल रहा है और दूसरी तरफ से दुख भी मिल रहा है। पता है, एक बार हमको ऐसा फील हुआ था। कब? जब मेरा रूममेट जो था ना, वो रूममेट जब छोड़ करके रूम जा रहा था। एक्चुअली वो रूममेट हमको बार बार इरिटेट करता था, और दूसरी बात है कि वो साफ दिल का भी व्यक्ति था, मतलब कोई भी चीज अपने माइंड पे ना बर्डन के रूप में नहीं रखता था, तो इरिटेट करता था। इसके लिए हमको लगा था कि कब छोड़ के रूम चला जाए। लेकिन जिस तरीके से साफ दिल का वो था कि जब छोड़ करके जा रहा था मुझे दुख भी हो रहा था कि यार फिर दूसरा पार्टनर, मेरा रूम पार्टनर ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शायद एक अलग माइंड का मिलेगा। तो उस दिन हमको कैसा फील हो रहा था, ऐसे ही फील हो रहा था, विल एंड ओ, जॉय एंड सोरो एक साथ। तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसे आपके साथ कभी हुआ है कि आप खुशी भी और दुख भी एक साथ महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए आप उसे कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में आई शैल बी विद यू इन विल एंड वो, मतलब आपके खुशी और आपके दुख में हम क्या रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। सच में आपके एग्जाम तक, आपके सक्सेस तक लर्नर पॉइंट आपके साथ रहेगी। इसलिए लर्नर्स पॉइंट पे यदि आप नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके सक्सेस तक आपके साथ रहने वाले हैं। कंप्लीट सक्सेस जब तक नाम मिल जाए तब तक हम आपको साथ निभाएंगे, हर चीज बताते रहेंगे, रिपीट कर करके बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस तैयारी करवाएंगे। और हाँ, यदि आप ग्रीडी से इसको देख रहे होंगे, ग्रीडी से हमारे इस सेशन को आप इसका फायदा उठा रहे होंगे, तो एक बार जरूर हमारे क्लास को विजिट कीजिए, हमारे कोचिंग में विजिट कीजिए, क्योंकि आपको जो ऑफलाइन बैच में हम लोग पढ़ाते हैं उसकी एक अलग ही फायदा मिलेगी। ठीक है, उसमें हम लोग कंप्लीट, चाहे ग्रामर सेगमेंट का हो तो कंप्लीट उसमें डिस्कशन करते हैं, मैथ का हो तो मैथ में भी हम लोग पूरी एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक उसमें बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। रीजनिंग का हो तो रीजनिंग के लिए भी आपको बेसिक टू हाई लेवल आपके सक्सेस ओरिएंटेड हम लोग क्लास करवाते हैं। तो आप यदि ग्रीडी से इसको देख रहे होंगे, इस सेशन का फायदा उठा रहे होंगे, तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा, बहुत कुछ आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। तो एक बार हमारे तरफ से आप सबों को इनविटेशन है कि आप जरूर हमारे कोचिंग को विजिट करें। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आज और भी नए विंड एंड वेदर। नेक्स्ट क्या आपके सामने, विंड एंड वेदर। बोलिए एक बार, विंड एंड वेदर। इसका मतलब होता है वेदर। ये क्या हुआ बात? अरे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है विंड एंड वेदर, इसका मतलब क्या होगा? तो नॉर्मल तरीके से उसको बोलेंगे वेदर ही, मौसम। ठीक है, क्या बोलेंगे उसके लिए हम लोग? मौसम। तो कभी कभी हम लोग जो है ना कि बाहर देखते हैं तो कैसा होता है कि तुम बारिश हो रही है, आप घर से निकलने के मतलब सिचुएशन में नहीं है, आपको मार्केट जाना होता है किसी और के साथ, लेकिन आप जा नहीं पा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे कि नाउ विंड एंड वेदर परमिटिंग सो आई शैल गो देयर। जो मौसम है अब मुझे अलाउ कर रही कि जाने के लिए, मतलब बारिश थोड़ा सा थम गई, मौसम सुहाना हो गया, जो पानी रास्ते पे बह रही थी वो भी थोड़ा सा कम हो गया, कीचड़ भी आपको उतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लोग चल करके थोड़ा सा साफ भी कर दी। तो अब क्या बोलेंगे कि विंड एंड वेदर परमिटिंग सो आई शैल गो देयर, अब हम लोग को चलना चाहिए। 32 नंबर है आपके सामने, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड का मतलब हो गया समय। ठीक है, इसे समय सारणी भी बोलते हैं, टाइम एंड टाइड। तो उसको टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। जो टाइम एंड टाइड होता है वो किसी भी, कोई भी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। आपके समय और आपकी जो ये काल है ये आपके हमेशा बढ़ते रहेगी। आपको लग रहा हो कि वो हमारे इंतजार करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी का भी समय इंतजार नहीं करता, समय बढ़ते रहता है, समय बीतता है, समय को मतलब उसको वापस लाया नहीं जा सकता। इसलिए वही लिखा हो कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। 33 आपके सामने है कि अंडर लॉक एंड की। लॉक एंड की का मतलब लॉक अप, पूरी तरह से बंद।
शी कीप्स ऑल हर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है जिसे आप बोलेंगे जेवर बोल सकते हैं, या जेवरात भी बोल सकते हैं, या फिर जो अच्छे खासे महंगे किस्म के जो आपके सामने आपके आभूषण बोल सकते हैं उसको, उन सारी चीजों को आप क्या बोल सकते हैं? ऑर्नामेंट। ठीक है, इन सारी चीजों को आप बोलेंगे ऑर्नामेंट्स अंडर लॉक एंड की। तो ये जो सी है, मतलब कोई महिला है, वो क्या करती है? अपने सारे चीजों को, यानी किस तरह की चीजों को? आभूषण को लॉक एंड की में रखती, मतलब पूरी तरह से बंद करके। 34 आपके सामने हैंड एंड ग्लोव विथ। इसका मतलब होता है कि ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स विथ, जब आप किसी के साथ बहुत ही नजदीकी, बहुत ही क्लोज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज हो किसी के साथ, वेरी क्लोज इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, वेरी क्लोज, जब किसी के लिए वेरी क्लोज है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं हैंड एंड ग्लोव विथ। जैसे ही इज हैंड एंड ग्लोव विथ राम, यहाँ पे जो ही है वो राम के साथ कैसा है? बहुत इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अब इसको कैसे लर्न रखेंगे? देखिए ना, आप यदि ग्लोव, जो एक ग्लव्स होता है ना, ग्लोव, उसी ग्लव्स का बना हुआ है, तो ग्लोव आपके हाथ में चिपका हुआ रहता है, आपके साथ पूरी तरह से आपके हाथ में, और आपको अच्छा भी फील होगा। आप विकेट कीपर के रूप में सोचिए, विकेट कीपर के रूप में यदि वो ग्लोव लगाया हुआ अपने हाथ में, तो गेंद को ना अच्छे से पकड़ सकता है, मतलब उसका ग्लोव भी उसके हाथ को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? साथ दे रहा है, बहुत ज्यादा क्लोज में है। तो इसीलिए हम लोग वहां पे बोलेंगे जब भी आपके साथ कोई वेरी क्लोज हो तो उसे बोलेंगे हैंड एंड ग्लोव विथ। ठीक है, उसके बाद है द लोव्स एंड फिशेस। इसका मतलब है मटेरियल गेन, जो चीज हम लोग पाते हैं या फिर जो चीज हम लोग को मिल जाता है उसे आप बोलेंगे द लोव्स एंड फिशेस। ही इज एगर फॉर द लोव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस। ऑफिस के जो मटेरियल गेन होता है ना, मतलब जो उसको बोल सकते हैं कि वहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो उसे भी बोलेंगे मटेरियल गेन। फिर है 36 नंबर में ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब पीछे तो आपको बताए थे, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कि जो नॉइज बोल सकते हैं, या फिर जनरल आउट क्राई फॉर अलार्म भी बोल सकते हैं, भागो दौड़ो बचाओ, ऐसे जो आप सुनाई देते हैं ना कि मेरे घर में ये हो गया, चलो दौड़ो 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 आओ, तो उस तरीके की जो सेंस वाली जो हल्ला हो हल्ला आप सुनते हैं, उसी के लिए आप क्या बोलेंगे? ह्यू एंड क्राई। क्या बोलेंगे? ह्यू एंड क्राई। जैसे द रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द हेवी टैक्स। हेवी टैक्सेस के, हाँ, ये भी होता है ना कि सरकार के खिलाफ भी यदि हम लोग कोई मोर्चा खोलते हैं, कोई विद्रोह कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो नारेबाजी करते हैं या सरकार के खिलाफ जो हम लोग बात बोल रहे होते हैं, उसी के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं ह्यू एंड क्राई। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द हेवी टैक्सेस, जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया था, तो उसी के खिलाफ में क्या करा गया? ह्यू एंड क्राई, मतलब एक आवाज, एक जो आंदोलन वाली विद्रोह होती है ना, मोर्चा होती है, उसे खोला गया, उसे लाया गया। 37 आपके सामने क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से क्या हो? पावरफुल हो, उसमें हर तरह के पोटेंट हो, हर तरह की क्षमता हो, तो बोलेंगे ऑल इन ऑल। द प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन दिस स्कूल। जो स्कूल है उस स्कूल में ऑल इन ऑल कौन है? पूरी तरह से वेरी पावरफुल कौन है? तो वहां के प्रिंसिपल है। हर क्लास के साथ ऐसा ही होता है ना, हर स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? ऑल इन ऑल, और होना भी चाहिए क्योंकि वो प्रिंसिपल जो है। 38 नंबर आपके सामने क्या है? कट एंड ड्राई। कट एंड ड्राई का मतलब होता है जो प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, मतलब जो बढ़िया तरीके से आपके सामने परोसा गया हो, आपके सामने उसे लाया गया हो, उसे बोलेंगे कट एंड ड्राई। ही पुट फॉरवर्ड कट एंड ड्राई प्रपोजल। जो प्रपोजल था वो बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने ले आया, मतलब प्रपोजल के जो कुछ भी उसके मायने हैं, जो कुछ भी उसके आउटकम्स हैं, उसके नेगेटिव यानी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस वाली पार्ट है, फायदे और नुकसान वाली जो पार्ट है, उसको बढ़िया से आपके सामने ला करके रख दिया, तो उसे बोलेंगे कि ही पुट फॉरवर्ड कट एंड ड्राई प्रपोजल। नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर एवर एंड अनोन। इसका मतलब होता है ऑफन, और ऑफन का मतलब अक्सर। जो आपके सामने जो काम ना हमेशा होते रहती है, जो काम कैसा होते रहती है? अक्सर होती रहती है, हमेशा होती रहती है, उसे बोलेंगे एवर एंड अनोन। जैसे ग्रे कुड बी सीन एवर एंड अनोन रेस्टिंग बीनीथ द शेड ऑफ द ईव ट्री। जो ग्रे है वो हमेशा आप अक्सर देखेंगे कि ग्रे ट्री के पीछे, ग्रे ट्री के नीचे हमेशा उसको आप पाएंगे वहां पे बैठे हुए, वहां पे रेस्ट करते हुए। अब ग्रे क्या है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, एक जीव के रूप में आपको कुछ दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं ग्रे। अब जैसे
कोई जानवर है, उस जानवर का नाम मुझे भी नहीं पता कि वहां पर्टिकुलर एरिया में उस छोटे से रीजन में उसका क्या नाम बोला जाता है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग मान लेते हैं कि जो बोला गया ग्रे वही ग्रे। उसके बाद है हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है हेल्दी, जो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। हिज ग्रैंडफादर इज क्वाइट हेल एंड हार्टी। क्वाइट हेल एंड हार्टी मतलब क्वाइट का मतलब थोड़ा सा उसका डिग्री क्या है, कम है, मतलब पूरी तरीके से तो हेल्दी नहीं। क्वाइट हेल एंड हार्टी, ये एक्चुअली यहां पे ना मिसटाइपिंग हुआ है, यहां पे लिख सकते हैं एट द एज ऑफ 80। जो उसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो कितने के एज में, 80 के एज में कैसा है, क्वाइट हेल एंड हार्टी है, मतलब हल्के फुल्के क्या है वो, अभी बोल सकते हैं कि स्वस्थ है, बहुत ज्यादा नहीं, क्वाइट हेल एंड हार्टी मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे यूथ के जैसा तो स्वस्थ नहीं है, थोड़ा सा उसका डिग्री क्या है, कम है, लेकिन स्वस्थ है। एक नॉर्मल और भी जो ऐसे होते हैं ना उसके एज में और भी जो बूढ़े होते हैं उसका हेल्थ थोड़ा सा ज्यादा खराब होता है, लेकिन इसमें क्या है, ये अच्छे खासे हैं, बहुत ज्यादा इसमें अभी बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, अभी और भी कुछ दिन टिकेंगे। तो उस तरीके को क्या बोलेंगे आपको, क्वाइट हेल एंड हार्टी। उसके बाद 41 में आपके सामने हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो पूरी तरह से कठोर हो, सख्त हो, उसे आप बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट। जैसे देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू शुड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन ईयर, यू कैन डिवोट मोर टाइम टू इट। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रोजेक्ट को एक साल में कंप्लीट करना है। जैसे कोई कंपनी जब एक एम्प्लॉय को ऐसे बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे कोई सख्त रूल नहीं है, कोई कठोर रूल नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट को एक साल में भी कंप्लीट करके मुझे बढ़िया से दे सकते हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू शुड कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन ईयर। एक साल में करने के लिए कोई यहाँ पे कठोर कानून नहीं है, आप बढ़िया से करके दे सकते हैं। यू कैन डिवोट मोर टाइम टू इट, आप हो सकता है कि एक साल से ज्यादा भी समय ले रहे हैं, लेकिन बढ़िया से करके दीजिएगा, ऐसे कोई जबरदस्ती और ऐसा कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं कि आप इसको एक साल में करके ही दीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आप लर्नर्स पॉइंट में ज्वाइन कीजिएगा तो हम लोग पूरे एक साल तक आपको कंप्लीट और अच्छे तरीके से, कोई बिना प्रेशर के, बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर ये होता है ना कि अलग सारे तरह की चीज के बर्डन को डाल करके, ऐसे ना, बल्कि हम लोग कंप्लीट तरीके से वो क्या करवाने वाले, तैयारी करवाने। तो वहां पे बोलेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है कि आपको अभी एक ही दिन में कर लेना, लेकिन हाँ एक साल के बाद आपको करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने हाई एंड लो। इसका मतलब हो गया एवरीवेयर, हर जगह, ऊपर से नीचे हर जगह पे। ही सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट रिंग, जो उन्होंने अपना रिंग खो दिया था, हिज लॉस्ट रिंग का मतलब खोया हुआ रिंग। हाई एंड लो, हर जगह पे उन्होंने अपना रिंग को ढूंढा। उसके बाद आपके सामने है 43 नल एंड वाइड। इसका मतलब हो गया विदाउट लीगल इफेक्ट और इनवैलिड, जो इनवैलिड हो, जिसका कोई मतलब ना हो, बिना लीगल इफेक्ट की जो चीज होती है उसे बोलेंगे नल एंड वाइड। जैसे दिस एग्रीमेंट हैज बिकम नल एंड वाइड, जो एग्रीमेंट किया हुआ था वो कैसा बन गया, नल एंड वाइड, मतलब इनवैलिड हो गया। जिसे बोल सकते हैं ना रिजेक्ट, जिसे बोल सकते हैं एक्सपायर, ठीक है। जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा कैसी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है ना, तो वही वाला सेंस यहाँ पर भी है। और यहाँ पे लीगल इफेक्ट का मतलब, जैसे मोदी जी बोले थे ना कि जब डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे तो क्या बोले थे कि नोट जो है वो क्या हो गया, लीगल इफेक्ट से बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्लो एंड स्टडी। इसका मतलब प्रिजर्विंग, इसका मतलब जो लगातार हो, ठीक है, धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन लगातार हो, कंटिन्यू हो। आप कछुए खरगोश की कहानी तो सुने होंगे, तो कछुआ कैसा करता था, वो कैसा करता था, स्लो एंड स्टडी, मतलब प्रिजर्विंग, लगातार, धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, स्लो एंड स्टडी। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, बोला जाता है ना कि आप कितना तेज दौड़ रहे हैं ये मायने नहीं है, आप दौड़ नहीं रही यही मायने, आप धीरे धीरे चलिए, ये बात है आपका सक्सेस का। आप बोलेंगे कि नहीं हम तो रुक जाएंगे तो आप हार गए, आप दौड़ चलते रहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम से दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसके बाद है स्पीक एंड स्पैन। इसका मतलब न्यू, जो आपके सामने कटिंग एज की चीजें होती है उसे क्या बोलेंगे, स्पीक एंड स्पैन। इसके जगह पे आप एक और लिख सकते हैं, कटिंग एज। जैसे आपके सामने कोई मोबाइल आता है ना जो पूरी तरह से क्या हो, अपडेटेड हो, न्यू हो, तो उसके लिए बोलेंगे कटिंग एज मोबाइल, ठीक है। और उसी के लिए बोलेंगे स्पीक एंड स्पैन और न्यू, या फिर बोल सकते हैं इसको जो आपके ट्रेंड में हो, ठीक है। तो हर ड्रेस इज स्पीक एंड स्पैन एंड इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, बाय वन एंड ऑल।
जो उसकी जो ड्रेस है वो कैसा है, एकदम से नया है, कटिंग एज है, काफी ट्रेंड में रहने वाला है, और इसलिए हर कोई उसको क्या करा हुआ है, अप्रिशिएट किया है, उसकी तारीफ की है। 46 नंबर आपके सामने हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब रिजिड। इसका मतलब क्या हो गया, हार्ड एंड फास्ट, रिजिड, जो कठोर हो, जो एकदम से जिद्दी बन करके बैठा है कि नहीं मुझे इस काम को करना है, तो वैसे बोलेंगे आप हार्ड एंड फास्ट। जैसे देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू सेटिस्फाई एवरी केस, यहाँ पे रिजिड जो ऐसा कोई भी कठोर कानून नहीं है कि आपको क्या करना होगा, सारे केस को सॉल्व करना पड़ेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब सॉल्व करना भी होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग 46 देखे हैं। आगे आने वाले दिन में हम लोग इसको और भी कंटिन्यू रखेंगे, और तब तक के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।